ऑटम 11 क्वेश्चन 3B जी। वो कहता है जी रिक्वायरमेंट है, कहता है प्रिपेयर अ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट प्रिपेयर करना है। प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने कहा था, प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल एफओएच प्लस क्या है, फिक्स्ड एफओएच। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट में ये 3-4 चीजें आपने प्लस करनी है। किस क्वार्टर का? क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2011। क्वार्टर होता है 3 मंथ्स, तो आपने जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 माह बनते हैं क्वार्टर सितंबर। आपने इनका प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट बनाना है। सिंपली मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स ऐड करने हैं। डेटा क्या दिया हुआ है ऊपर, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, अब इतना आसान नहीं आता। कहता है फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लेमिंगो लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2011। आई कैप की रूटीन है कि वो जिस साल का या जिस पीरियड का बजट बनवाना चाहता है उसका डेटा डायरेक्ट नहीं देता, वो आपको गुजरे हुए पीरियड का डेटा देता है। तो ये जो क्वार्टर एंडेड है ना, ये अभी रिसेंटली गुजरा है। ठीक है, ये गुजरा हुआ रीसेंट पीरियड है, रीसेंट क्वार्टर जून 11 का गुजरा है। इस क्वार्टर में मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, 1,20,000 का। इससे हमने नेक्स्ट क्वार्टर का मटेरियल कॉस्ट निकालनी होगी। लेबर कॉस्ट है 75,000, जिसमें ये वेजेस रेट कितना है, 4 रुपीज पर आवर। तो जरा आवर्स तो कैलकुलेट करें, कितने होंगे, 75,000 रुपीज को कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, 18 इतने लेबर आवर्स कंज्यूम हुए होंगे प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड 70,000 रुपए और फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, 45,000। अच्छा, ये आपको गुजरे हुए पीरियड का डेटा दिया है। एक बात मैं आपको बता दूं जो इस पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल है, और ये रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आप किसी पेज पे रूल लिखते जाइएगा। ठीक है, ये आपके लिए बाद में आसानियां होंगी, क्योंकि मुझे ये याद नहीं रहने कि मैंने क्या क्या रूल्स बताए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है कि आपकी तमाम जो वेरिएबल कॉस्ट है और सेल्स है वो वॉल्यूम की वजह से भी चेंज होगी और इन्फ्लेशन की वजह से भी। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये वॉल्यूम से भी चेंज होगी, वॉल्यूम मतलब प्रोडक्शन वॉल्यूम, और अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो ये इन्फ्लेशन से भी चेंज होगी। वॉल्यूम बढ़ गया तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कम बनाना है, अगर आप प्रोडक्शन वॉल्यूम कम करते हैं तो मटेरियल कम कंज्यूम होगा। टोटल मटेरियल, एक यूनिट पे मटेरियल तो उतना ही लगना है, टोटल मटेरियल कम कंज्यूम होगा। तो आप ये रूल लिख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एज वेल एज इन्फ्लेशन। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन के साथ चेंज होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं होगी। सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट दोनों चीजें वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, आपका बड़ी दफा इसमें वास्ता पढ़ने, और रीसेंट टाइम के आई कैप के जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं, बस थोड़ा लेंथी कर ले। सेम यही क्वेश्चन होते हैं कि पिछले पीरियड का डेटा देता है, फिर चेंजेस बताता है परसेंटेजेस में, और आपने उन परसेंटेजेस की चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके अगले पीरियड का क्या निकालना होता है, डेटा कैलकुलेट करना होता है जी। अच्छा, वो कहता है जी मैनेजमेंट्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहते हैं एस्टिमेशंस को। हाँ जी, जिस क्वार्टर का आपने बजट बनाना है उसमें आपने क्या एस्टिमेशन किया जी, प्रोडक्शन कितने से बढ़ेगी, 10% प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी डेफिनेटली ये 3 चीजें बढ़ेगी, मटेरियल 10% बढ़ेगा, लेबर भी 10% बढ़ेगी, ओवरहेड्स भी, क्योंकि यूनिट्स तो बताए नहीं तो मैं आंसर को बढ़ा लूंगा। अगर यूनिट्स ना बताए हो तो आप जो आंसर होता है रुपीज में उसी को 10% बढ़ा लें ड्यू टू वॉल्यूम। इसको भी 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हम इनको, अगर वॉल्यूम प्रोडक्शन वॉल्यूम ना दिया हो तो हम इनको आंसर को ही 1.10 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है रिडक्शन इन लेबर आवर रेट। रेट
रेट 25% से कम करना है। कितना रेट है अभी, तो इसको कम करें। 25 रुपए वाला, सॉरी 4 रुपए का जो रेट है उसको कम करना है हमने। तो मेरा ख्याल है जो 4 रुपए था उसका 75% कर लें, 3 रुपए पर आवर। ये आप देख रहे हैं मैं क्वेश्चन को कितना गंदा मंदा सा कर रहा हूं। ये गंदा मंदा इसको करने से फायदा पता क्या होता है, क्वेश्चन आपकी थॉट में, आपकी ग्रिप पर आ जाता है। अब मुझे पता है कि ये घंटे 18750 है, मुझे पता है कि ये चीज वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, मुझे पता है ये वॉल्यूम का इंपैक्ट इन तीनों पर आना है। मैंने साथ साथ कुछ ना कुछ किया है, ये रीडिंग का आर्ट होता है। तो फिलहाल अभी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, वक्त के साथ साथ आप जब ये करना शुरू कर देंगे तो फिर आपका टाइम ये रिड्यूस, उससे फिर बाद में आपका सोचने का टाइम कम हो जाएगा। रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन सोल्यूशन। बजटिंग में बहुत डाटा होगा, आपको रीडिंग साथ साथ कुछ ना कुछ करेंगे तो बचत होगी। कहता जी डिक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय, क्या होती है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वर्कर टाइम कम लेंगे या टाइम ज्यादा लेंगे। एफिशिएंट वर्कर वो होते हैं जो पहले से कम टाइम में काम कर दे। एफिशिएंट वर्कर कौन होते हैं? जो टाइम कम ले। और इनएफिशिएंट वर्कर वो होते हैं जो टाइम ज्यादा कंज्यूम करे। इधर लफ्ज क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब है वर्कर लेजी होके काम कर रहे हैं और वो पहले से ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। ये बात समझ आ रही है? बच्चे समझते हैं डिक्रीज लिखा हुआ है तो डिक्रीज ही करना, नहीं नहीं, एफिशिएंसी में डिक्रीज का मतलब क्या है? हाँ, एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब है वर्कर्स आर क्विक, दे आर एक्टिव, तो वो कम टाइम लेंगे। तो इसका इनवर्स रिलेशन होता है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी मींस टाइम सेव होगा, डिक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब पहले से 4% टाइम क्या लगेगा। तो ये जो 18750 घंटे है ना, ये टाइम, एक तो वॉल्यूम ज्यादा बनने से ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरा वर्कर भी क्या हो रहे हैं, लेजी होके काम कर रहे हैं। तो अब आपका जो टाइम होगा ना वो मेरा ख्याल है 18750 घंटे नहीं रहेगा, 1.10। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से आपको ज्यादा टाइम लगना है, और वर्कर के इनएफिशिएंट होने की वजह से, वर्कर इनएफिशिएंट हो रहे हैं ना थोड़े से, 4% टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब आपका नया टाइम कितना होगा? 450 घंटे। स्टूडेंट ने पेपर में इसको 96% या 0.96 किया था। उन्होंने कहा था सर डिक्रीज इन एफिशिएंसी लिखा हुआ है। तो आई कैप ने बड़ी गेम खेली है वर्डिंग में। एफिशिएंसी डिक्रीज होने का मतलब टाइम ज्यादा कंज्यूम करना होता है, ठीक है। अच्छा आगे कहता है जी, अब देखें आपको किस किस चीज में चेंज बता दी। लेबर के रेट में भी चेंज बता दी, लेबर के आवर्स में भी। मटेरियल के बारे में नीचे लिखता है नो चेंज इन द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल एंड कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब है एक यूनिट पे जितना मटेरियल पहले लगता था उतना ही लगेगा, बस टोटल वॉल्यूम ज्यादा लगेगा क्योंकि यूनिट ज्यादा बनाने हैं। और इसमें प्राइस में भी कोई इन्फ्लेशन नहीं है। लेबर का रेट चेंज किया है। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए उसने नीचे क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर आवर पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है यहां पे ये 70,000 कैसे निकला होगा? 18,750 घंटे इनटू वो एब्जॉर्प्शन रेट हुआ होगा, वो एक्स रख के निकाल ले जरा, क्या बनेगा? वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर पर बेस कर रहे हैं ना, तो ये 18,750 घंटे ऊपर से निकाले थे हमने, लेबर आवर इनटू एक्स रेट आ जाएगा 3.73333। ये रेट भी चेंज नहीं किया, लेकिन घंटे चेंज होंगे। फिक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मुझे कैसे पता चला ये काम हुआ है? हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है ओवरहेड्स का, वो यही बताता है कि अगर ओवरहेड्स लेबर आवर पर बेस करें तो लेबर आवर इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये लेबर आवर्स है, एब्जॉर्प्शन रेट वेरिएबल का नहीं गिवन था, वो निकाल लिया मैंने, बैलेंसिंग फिगर। चलो बजट बनाना है जी, करें सॉल्व, लिखें, स्टार्ट करें। हाँ जी, किसका बजट बनाना है? हाँ जी, प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट बनाना है। तो हमारा सॉल्यूशन जो है,
लिखे हेडिंग दें प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर क्वार्टर एंडेड 30th September 2011। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आप क्या क्या लेंगे? जी क्या क्या लेते हैं जी प्रोडक्शन कॉस्ट में? मटेरियल, लेबर, एक एक लाइन छोड़ के लिखते जाएं। हाँ जी लिखें जी। मटेरियल कॉस्ट और एक लाइन छोड़ दें नीचे, प्लस करें फिर उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर एक लाइन छोड़ दें प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और चौथी चीज क्या है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मेरी आदत है जो सबसे आसान चीजें पहले वो लिखें, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड में कोई चेंज नहीं बताया, नहीं ना बताया कोई भी चेंज। तो जो पिछले क्वार्टर में थी अमाउंट उसी को डिटो कॉपी कर ले। कितनी अमाउंट थी फिक्स्ड ओवरहेड की? 45,000। कॉपी कर ले इसको, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं था। अब आ जाए मटीरियल पर। 1,20,000 रुपए का मटेरियल पिछले क्वार्टर में कंज्यूम हुआ था। इस दफा 10% ज्यादा कंज्यूम होगा ड्यू टू प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। निकालें जी क्या आता है? प्रोडक्शन ज्यादा करने की वजह से। जी ये समझ आता है कैसे किया मैंने? लेबर कैसे करेंगे जी? कोई बताना चाहे लेबर कैसे करेंगे? हाँ जी, आवर्स कितने निकाले थे हमने अभी? वहां भी निकाले थे 18,750 घंटे पुराने निकाले थे। ये इस तरह डिवाइड करके इनटू प्रोडक्शन वॉल्यूम की वजह से 1.10, इनएफिशिएंसी की वजह से तो नए लेबर आवर्स आ जाएंगे 21,221। अच्छा 21,450। हाँ जी, इसको अब मल्टीप्लाई करना है, वो जगह नहीं है इधर लिख रहा हूं। मल्टीप्लाइड बाय वेजेस रेट अभी हमने निकाला था 3 रुपीज पर आवर। जी क्या आता है? 64350। ये मेरे पास ये 3 इधर आना था असल में, ये इधर जगह नहीं थी। कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी को पकड़ लेते हैं, ये जो 75,000 नहीं था, और वो अक्लमंद तरीका है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं। क्या करते हैं? 75,000 रुपीज, ये ऑल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूं, इनटू 1.10 इनटू 1.04 इनटू 75%। ये पता है ये 1.10 किस चीज का किया उन्होंने? प्रोडक्शन वॉल्यूम की इंक्रीज आ गई। ये 1.04 पता है किस चीज का इंपैक्ट है? वो जो इनएफिशिएंसी है उसका इंपैक्ट आ गया। और ये 75% क्या चीज है? वो जो वेजेस रेट 25% डिक्रीज होना था। आप ये मैंने जानबूझ के बताया क्योंकि कई दफा आपको ना आंसर में ब्रेकअप नहीं दिया होगा। इधर तो घंटे मिल रहे थे ना 18,750। अगर घंटे ना दिए होते, रेट भी ना दिया होता, तो मैं पाबंद होता 75,000 के साथ ये मैथमेटिकल गेम खेलने पर। हर चेंज को सेपरेटली 1 बाय 1 अकाउंट फॉर करना है, जो मर्जी पहले कर ले। पता चला ये क्या है? 1.10, 1.04 और ये क्या चीज था? 25% वेजेस रेट डिक्रीज। आंसर वही आएगा, चेक कर ले चाहे। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड्स पर आए जरा।
वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर आवर पर बेस कर रहे थे, 21,450 नए घंटे, और हमने अभी रेट निकाला था, आप लोगों ने पीछे कैलकुलेशन किया है 3.7333 इस तरह 4 डेसिमल्स तक ले लें तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा सबको। 8 इस पे भी कई लोग ये शॉर्टकट लगाते हैं, ये वाला 70,000 पे, वो कहते हैं ये भी लेबर आवर पर बेस कर रहा था तो इस पे भी 70,000 पे भी शॉर्टकट पता है क्या लगाते हैं, वो करते होंगे 70,000 इंटू 1.10 प्रोडक्शन का इम्पैक्ट है, 1.04 लेबर आवर्स का ज्यादा कंज्यूम होना, और इसके रेट में कोई चेंज नहीं है, ये तो लेबर का रेट था ना 75%, तो इससे भी जवाब वही आएगा अप्रोक्सीमेटली। जब भी मैंने अभी बताया कि जब भी लेबर की एफिशिएंसी कम होती है इसका मतलब होता है लेबर ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, तो इसलिए बढ़ाया है। अगर लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाए उसका मतलब होता है टाइम सेव होगा, कम होगा। ये इनवर्स रिलेशन है, इंग्लिश जो इंग्लिश लिखी है वो नहीं करना। चलो जी अब टोटल कर लोगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, मुश्किल नहीं था, लेकिन ये जो आने वाला सवाल है ना आने वाले, उनकी एक झलक है। ये अब समझ लें इस तरह का नहीं आना, अब इससे बहुत ज्यादा लेंथी आना है। ये 4 चीजें थी पिछली, वो समझे को 12-15 चीजें होंगी। उन 12-15 चीजों में पिछले साल का डेटा पहले पूरा करो, फिर अगले साल का करो। कल हम इंशाल्लाह वो प्रैक्टिस करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। हाँ आगे चलें, नेक्स्ट हमने आज क्या करना है, कैश बजट। आ जाए जी कैश बजट, चलें जी आगे ना, कैश बजट। ये कल आपके पास नोट्स होते तो मैंने कल ही करवा देना था, लेकिन लोगों के पास नोट्स नहीं थे कल। चलो जी कैश बजट। कैश बजट भी कहते हैं इसे, कैश फोरकास्ट भी कहते हैं। कैश रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना भी कहते हैं, कैश रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना जी। ठीक है जी, कैश बजट, कैश फोरकास्ट या कैश रिक्वायरमेंट्स एस्टिमेट करना। सब लोग लिखना छोड़ दें जी, सब लोग लिखना छोड़ दें। जब मैं आपको कहूंगा कि अब लिखो तो फिर आप लिखिएगा। अच्छा, ये जो कैश बजट है ये कैश की एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट है। आप नॉर्मली जो कैश अकाउंट बनाते हैं वो कैश की रिसीट्स और कैश की पेमेंट्स होती हैं, और उसमें सारा डाटा हिस्टोरिकल होता है और वो पूरे एक साल का इकट्ठा होता है। कैश बजट में होता ही सारा एस्टिमेटेड डाटा है, इसीलिए कैश बजट में हम जो भी कैश की रिसीट्स और कैश की पेमेंट्स लिखेंगे ना, वो एक्चुअली अकर होने से पहले हम अभी प्लान कर रहे हैं। तो अगर मैं 31 दिसंबर 2017 को बैठ के कैश बजट बना रहा हूं तो वो आने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च उसके बारे में होगा कि कितना कैश रिसीव होगा और कितना कैश हम पे करेंगे। नॉर्मली कैश बजट 2 तरह से बनाया जा सकता है, या तो वो आपसे हर मंथ का सेपरेट कैश बजट मांग ले, या वो आपसे कहे 12 माह का इकट्ठा कैश बजट बना दे। ठीक है, यानी सेपरेट कैश बजट फॉर ईच मंथ या कैश बजट फॉर द ईयर। फॉर द ईयर वाले में कैलकुलेशन जरा कम है और ईच मंथ वाले में कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो वो आपसे कैश बजट फॉर ईच मंथ मांग सकता है और कैश बजट फॉर ईयर भी मांग सकता है, या फॉर होल क्वार्टर भी मांग सकता है। क्वार्टर कहते हैं 3 माह का इकट्ठा कैश बजट। अच्छा, अब उसमें जो कैश बजट है उसका चाहे जो भी हो, उसका कैश बजट का मैं मंथली करवा रहा हूं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर ईच मंथ कर रहे हैं।
लिखते जाओ यार, एक्सप्लेन करता हूँ फिर। जी करें जी डिस्कस। ये देखें जी, कैश बजट जो है इसमें सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस आएगा, प्लस उसमें क्या आएगी, कैश की रिसीट्स। ये एग्जांपल्स हैं, जरूरी नहीं है कि यही हो। मोटी मोटी आइटम, कैश सेल्स के पैसे आएंगे,
क्रेडिट सेल के पैसे आप डेटर से हर महीने थोड़े थोड़े कलेक्ट करेंगे। आपने अगर कोई नॉन करंट एसेट सेल किया है तो उससे कोई पैसे रिसीव होंगे, वो हर साल या हर महीने नहीं होंगे, किसी एक महीने में। अगर आपने कहीं बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे तो या कहीं पे भी, वहां से आपको क्या आएगी, इंटरेस्ट इनकम। अगर ऑनर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है या कंपनी ने कोई शेयर्स इशू करके फंड्स रेज किए हैं तो वो जो फंड्स रेज किए हैं वो भी इसमें आ जाएंगे इनफ्लो के तौर पर, कैश इनफ्लो। यानी हर वो चीज जिसमें कैश डेबिट होता है ना, हर ट्रांजैक्शन जिसमें कैश क्या होता है, डेबिट है, वो रिसीट्स, वो कैश बजट में आएगी। लेकिन ये एस्टिमेटेड डाटा होगा, ये प्लान होगा कि हमने बेचना है एसेट जनवरी में या फरवरी में, हम जनवरी में कैश सेल्स का इतना पैसा कलेक्ट करेंगे, ये सारा प्लान डाटा है। अच्छा, कैश सेल्स के सॉरी कैश रिसीट्स का आप टोटल कर लेंगे, उसके बाद आप इसमें से क्या लेस करेंगे, कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स में कौन कौन सी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, कोई आपने सप्लायर से जो मटेरियल परचेज किया उसकी पेमेंट क्रेडिटर्स को, लेबर की वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स। हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड में एक पॉइंट है, फिक्स्ड ओवरहेड में अगर डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है तो आपने डेप्रीसिएशन के अलावा रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट को कैश बजट में लाना है, क्योंकि डेप्रीसिएशन हमें पता है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, वो कभी भी कैश बजट में नहीं आ सकता। इसी तरह सेलिंग एडमिन कॉस्ट पेमेंट है, सेलिंग एडमिन कॉस्ट में अगर बैड डेट्स एक्सपेंस शामिल है तो वो भी नहीं आना, क्योंकि बैड डेट्स एक्सपेंस की एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर या बैड डेट्स टू प्रोविएट, मतलब उसमें कैश नहीं डेबिट क्रेडिट बैड डेट्स में कहीं, इसीलिए वो नहीं आना कैश बजट में। टैक्सेस अगर आपने कोई पे किए हैं, चाहे इनकम टैक्स पे किया है, चाहे आपने कौन सा टैक्स पे किया है, सेल्स टैक्स पे किया है, ये आया हुआ है पास पेपर में, सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है और कैलकुलेट करके पेमेंट लिखनी है। अब वो जिसने टैक्स पढ़ा हुआ है उसको पता होगा कि आपकी सेल्स टैक्स की पेमेंट होती है आउटपुट टैक्स माइनस, वो कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, और भी बहुत कुछ हो सकता है, फिलहाल अभी मैंने ये मेन आइटम्स लिखी है। और ये जो मैंने कैश बजट बनाया है ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का है। ये किसका है, ट्रेडिंग बिजनेस जो होगा ना, ट्रेडिंग बिजनेस, उसमें ये मटेरियल लेबर की बजाय होगा गुड्स परचेज की कॉस्ट पेमेंट या सैलरीज पेमेंट, थोड़ा सा नाम का फर्क होगा और आइटम वो मतलब पेमेंट्स आएंगी उसमें भी। तो अच्छा, ये जब आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये सबसे मेन पहली फिगर ये है, ओपनिंग बैलेंस ये गिवन होगा, प्लस आपने इसमें कैश रिसीट्स कर लिया, माइनस इसमें कैश की क्या कर दी, पेमेंट्स। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ये कैश का एंडिंग बैलेंस होगा। जनवरी के मंथ का ये कैश का एंडिंग बैलेंस है। ये एंडिंग बैलेंस फरवरी के मंथ का क्या बनेगा, ओपनिंग, इधर आ जाएगा। जनवरी का क्लोजिंग, फरवरी का क्या बनाना है, ओपनिंग। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये हमने निकाला है। अच्छा, ये फरवरी का ओपनिंग प्लस इसमें क्या करेंगे, कैश की रिसीट्स माइनस क्या करेंगे। अगर ये माइनस में आ जाए तो ये माइनस में आने का मतलब है आपकी कैश की पेमेंट्स ज्यादा प्लान्ड है और आपकी कैश की रिसीट्स कम है। तो ये नेगेटिव में आने का मतलब है आपने कल को ये कैश की जो शॉर्टेज है इसको बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर ये आपने कवर अप करना होगा। नेगेटिव कैश का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट, पता है ना सबको बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो अगले महीने नेगेटिव कैश का बैलेंस ओपनिंग में शिफ्ट करना है। यानी फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस मार्च का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, फिर मार्च का ये नेगेटिव बैलेंस, ये पॉजिटिव रिसीट्स एडजस्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी, और ये फिर नेगेटिव करके अगर वो रिसीट्स ज्यादा है तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है। तो आपने ये कैश का एंडिंग बैलेंस निकालना होगा हर मंथ का। जहां जहां पॉजिटिव है उसको सरप्लस कैश कहेंगे, जहां जहां नेगेटिव होगा उसे कैश की शॉर्टेज कहेंगे या डेफिसिट कहेंगे, और वो कैश की शॉर्टेज हम कल को पूरी करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी बैंक से ओवरड्राफ्ट लोन लेकर। समझ आ गई है। तो ये इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग्स हैं वो ये है, डेटर से कलेक्शन क्रेडिट सेल की या सेल की कलेक्शन, और इसी तरह दूसरी इंपॉर्टेंट वर्किंग किस चीज की है,
मटेरियल की जो परचेज आपने की है उसकी पेमेंट। बाकी वर्किंग ज्यादा इतनी रेगुलर और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन को जो आप मुश्किल बनाया गया होगा वो इन्हीं दो वर्किंग्स के गिर्द बनाया गया होगा। ठीक है, कोई बात पूछनी हो आपने। अब आ जाए जी पास्ट पेपर का क्वेश्चन आ जाए। ऑटम 2001 का है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 जी। आ जाए जी, आप लोग एक दफा पढ़े, मैं जरा यहां कॉपी कर लूं फिर रीड करते हैं जी। डेटा देखें, वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट। जी आपने क्या प्रिपेयर करना है? कैश बजट प्रिपेयर करना है फॉर टू फैसिलिटेट द कंपनीज मैनेजमेंट इन असेसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स होता है, और यहाँ करंट एसेट्स में भी कैश मुराद है। ये चाह रहे हैं कि अपनी कैश की रिक्वायरमेंट तय कर सके फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब वो 6 मंथ आपको क्वेश्चन में पता चल जाएंगे कौन से 6 मंथ। आ जाए जी क्वेश्चन की बॉडी की तरफ। वो कहता है जी वो कहता है जी न्यू विजन ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा जी, ये ट्रेडिंग कंपनी को अंडरलाइन करें। क्या करें? ट्रेडिंग कंपनी को अंडरलाइन करें। ट्रेडिंग कंपनी को अंडरलाइन करें। अच्छा, ये ट्रेडिंग कंपनी का क्या इंपैक्ट होता है ये जरा समझ लें। ये जो अभी मैंने कैश बजट का ये फॉर्मेट करवाया था, ये ट्रेडिंग बिजनेस का नहीं था। ये मैंने कहा ये किसका है? ट्रेडिंग बिजनेस में ये जो परचेज है ना, इसको निकालने का सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप कल वाला फॉर्मेट जरा जहन में लेकर आए तो कल हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ा था। तो आपको पता ना कल आपने मटेरियल की परचेज कैसे निकाली थी? आपने सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले थे। ये आपको याद रखना है कि आपको मटेरियल परचेज से पहले मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन चाहिए होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन से पहले आपको फिनिश प्रोडक्ट के प्रोडक्शन। तो एक्चुअली ये एक सीक्वेंस बनता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में परचेज, मटेरियल की परचेज निकालने का फॉर्मेट क्या है कि आप प्रोडक्शन यूनिट्स निकालते हैं, उससे आप निकालते हैं टोटल मटेरियल यूसेज, या इसको कहते हैं टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर, और फिर आप उसकी बेस पे निकालते हैं मटेरियल की परचेजेस। ये आपने कल किया प्रैक्टिस। प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे मटेरियल रिक्वायर्ड और उसकी बेस पर क्या है? मटेरियल परचेज। ये एक लेंथी प्रोसेस है। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होता है। प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला था सेल यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग। वो अब मैं दोबारा नहीं सारा बता रहा, ये काफी लेंथी प्रोसीजर था जिसके थ्रू आप पहुंचे थे परचेज तक। तो ट्रेडिंग बिजनेस में जो परचेज है ना, उसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। उसमें आप समझ लें इनकम स्टेटमेंट को आपने रिवर्स करना है, जीपी और सेल को रिवर्स करना है जी। अगर मैं आपके सामने ट्रेडिंग बिजनेस की छोटी सी इनकम स्टेटमेंट लिखूं, ये अभी मेन आंसर नहीं है, ये तरीका नहीं है, वैसे बता रहा हूं। सेल रेवेन्यू होता है ट्रेडिंग बिजनेस में, माइनस क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस बनी बनाई चीजें लेता है, उसमें होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कॉस्ट, गुड्स परचेज, माइनस क्या होता है? तो ये आपके पास आ जाती है फिगर कॉस्ट ऑफ सेल्स। माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? यहां पर आपको अब एग्जामिनर ने ना सेल दी होगी, जीपी दिया होगा। अगर आपको सेल और जीपी दे दे तो आप क्या निकाल लेंगे? सेल दी होगी और जीपी दिया होगा तो आप क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। यानी ट्रेडिंग बिजनेस में जो परचेज है उसका ये फॉर्मेट होगा सेल्स रेवेन्यू रुपीज में दी होगी, माइनस क्या करेंगे इसमें से? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपके पास जो फिगर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इधर से अब आप रिवर्स आने, ये फाइंड करना है आपने। कॉस्ट ऑफ सेल्स से जब आप पीछे रिवर्स आएंगे तो जो रिवर्स आते हुए रूल है, जो चीज माइनस हो रही होती है वो ऐड हो जाती है। तो इधर से रिवर्स आते हुए क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा था, उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे।
और ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा था, माइनस करके आप परचेज, या यही फॉर्मेट बनाकर आप परचेज की क्या निकाल लें, बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। तो गुड्स की परचेज कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। ये ट्रेडिंग बिजनेस में परचेज निकालने का ये फॉर्मेट है। वो जो मैंने आपको पहले कल जो आपने प्रैक्टिस की थी ना सारी, जो कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज्यादा, वो कौन से बिजनेस की परचेज थी, जिसके अंदर ये सारा फ्लो आपको लेके चलना पड़ता है कि पहले प्रोडक्शन यूनिट्स निकालें, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन निकालें, फिर मटेरियल परचेज। ट्रेडिंग बिजनेस में बड़ा सादा है, सेल माइनस जीपी करे कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग ओपनिंग एडजस्ट करे तो परचेज कॉस्ट। ठीक है, ये इसीलिए ट्रेडिंग का वर्ड लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, वहां रॉ मटेरियल नहीं होगा। चलिए जी इस क्वेश्चन के ऊपर, ट्रेडिंग बिजनेस की परचेज निकालने का ये फॉर्मेट है, सेल्स रेवेन्यू माइनस जीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जी वो कहता है जी, न्यू विजन ट्रेडिंग कंपनी इज प्लानिंग टू अरेंज फॉर अ 6 मंथली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक। ये बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना चाह रहे हैं। हाउएवर बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ एनी अरेंजमेंट इट वांट्स टू नो द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। वो चाह रहे हैं कि क्या पता चल जाए, कैश रिक्वायरमेंट। फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर्ड यू एज अ कंसल्टेंट टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ फोरसीएबल कैश रिक्वायरमेंट। वो चाह रहे हैं कि आप एज अ कंसल्टेंट उनके लिए कैश रिक्वायरमेंट या कैश बजट एस्टिमेट करके दिखा दें। तो आपको डेटा क्या दिया हुआ उसने, कहता जी सेल फोरकास्ट, फोरकास्ट कहते हैं एस्टिमेटेड डेटे को, 6 माह का डेटा दिया हुआ है और इन्हीं 6 माह का बजट बनाना है आपने, हर माह का मंथली, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है। दूसरे पैराग्राफ में कहता है परचेजेस आर मेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और नीचे लिखा हुआ है नो क्लोजिंग स्टॉक इज मेंटेन। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो अभी मैंने ये पीछे आपको फॉर्मेट बताया ना, ये वाला सेल होगी, जीपी होगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इसी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ही परचेज कॉस्ट होगी। लिखा हुआ है नो स्टॉक्स, और लिखा ये भी लिखा हुआ है कि जब परचेज की जरूरत पड़े हम खरीद लेते हैं, हम स्टॉक में स्टोर में परचेज नहीं रखते। अच्छा, उसके बाद नीचे उसने कहा जी जीपी की रेशो क्या है, जीपी रेशो कहता है जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज मेंटेन 20% ऑफ सेल। तो आपकी ये सेल है, इसमें से जब आप जीपी माइनस करेंगे 20%, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ठीक है, समझ आती है। जीपी 20% ऑफ सेल का मतलब है, सेल प्राइस का मतलब टोटल सेल पे भी ले सकते हैं। ये तीनों आपस में लिंक्ड है ये, और इससे आप सॉरी ये चारों, और इनसे आप परचेज कॉस्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल रेवेन्यू से हम कैश की कलेक्शन भी निकालेंगे। अच्छा, आगे वो क्या कहता है, वेरियस एक्सपेंसेस फॉर 6 मंथ, 6 माह के ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इनमें कोई भी एक्सपेंस नॉन कैश नहीं है। सैलरीज ये 6 माह की है तो डिवाइडेड बाय 6 करके 1 माह की निकाल लेंगे। इसी तरह रिपेयर भी इसी तरह, इंश्योरेंस है, स्टोर एंड स्पेयर मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल, ड्यूटीज हैं, लीगल चार्जेस है, ये सारे एक्सपेंस आपने पे करने हैं, पेमेंट्स में आ जाएगा। रिकवरी फ्रॉम डेटर आर मेड एज फॉलोज। जी डेटर से रिकवरी कैसे हो रही है, हाँ जी, वो कहता है 50% इन द मंथ ऑफ, जितनी भी चीजें आप सेल कर रहे हैं ना जनवरी में, उनका 50% कैश आपको जनवरी में ही कलेक्ट हो जाना है। 30% इन द मंथ फॉलोइंग, फॉलोइंग कहते हैं नेक्स्ट को, 30% आपको फरवरी में कलेक्ट होना है। 20% इन सेकेंड मंथ आफ्टर सेल, जनवरी मंथ ऑफ सेल है, फरवरी फॉलोइंग मंथ है, और मार्च सेकेंड मंथ आफ्टर सेल है। तो आपकी जो सेल की कलेक्शन है ना वो इंस्टॉलमेंट में हो रही है, इसीलिए इसकी वर्किंग करनी पड़ती है। तो वो कर लेंगे वर्किंग, हम कैसे करेंगे, इससे हमारी कैश रिसीट्स आएंगी।
इसी तरह परचेज के जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर परचेज क्या होते हैं, वो कैसे पे करने हैं? 40% मंथ ऑफ परचेज में, 40% फॉलोइंग मंथ में और 20% सेकेंड मंथ आफ्टर। तो जनवरी के परचेज का 40% जनवरी में, 40% फरवरी में और 20% मार्च में। इसके अलावा कहता है परचेज के अलावा ऑल अदर बिजनेस एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ ऑफ, जिस महीने का खर्चा है वो उसी महीने पे होगा। एक्सपेंसेस आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब है हर महीने बराबर बराबर एक्सपेंसेस है। कंपनी कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2000, ये ईयर है, विद अ कैश बैलेंस ऑफ 50,000। जी ये क्या दिया हुआ है? ओपनिंग कैश का बैलेंस। तो अब हम यहां पर अपना फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। इतना आसान क्वेश्चन अब नहीं आना, मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है कि आपने डाटा सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। सारा डाटा रेडीमेड आपको दिया हुआ है। बनाएं जी, कैश बजट लिखें, हेडिंग दें जी, न्यू विजन ट्रेडिंग कंपनी। हाँ जी, हेडिंग दें न्यू विजन ट्रेडिंग कंपनी। तो कैश बजट फॉर 6 मंथ, सिक्स मंथ्स। जी ड्रॉ करें, आप फॉर्मेट ड्रॉ करें और साथ साथ फिर बाद में फिगर्स लिखिएगा। पहले स्ट्रक्चर बनाना है जी। कैश बजट ड्रॉ करें, फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। सबसे पहले लिखें जी कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी का, 1 जनवरी का कैश का बैलेंस उसने दिया हुआ है। कितनी अमाउंट है? 50,000 रुपीज। कॉपी करें, उसके बाद ऐड करें, हेडिंग दें कैश रिसीट्स। कैश रिसीट्स में हमारे पास यहां पे आएगी कलेक्शन ऑफ सेल्स और उसकी वर्किंग करेंगे, वर्किंग 1 बाद में लिखते हैं, वर्किंग वाली चीजें बाद में लिखेंगे। 1-2 लाइनें छोड़ दें, बाज़ दफ़ा कोई आइटम मिसिंग होती है, लेस करें, हेडिंग दें कैश पेमेंट्स। तो कैश पेमेंट में सबसे पहली पेमेंट होगी ट्रेड क्रेडिटर्स की, जो कि परचेज के लिए होंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स वर्किंग 2, उसके अलावा और कौन कौन से एक्सपेंस उसने दिए हुए थे? मेरा ख्याल है सैलरीज है। हाँ जी सैलरीज है, लिखें सैलरीज, उसी मंथ में पे हो जाएगी। रिपेयर्स, और कौन सा है? इंश्योरेंस है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, उसके अलावा ड्यूटीज, लीगल चार्जेस। तो ये फिगर आप वर्किंग किए बगैर यहाँ पे डिवाइड शो करें, उसमें लिख सकते हैं, डिवाइड करके सीधा सीधा जी। जैसे ये है 3,90,000 डिवाइडेड बाय 6, हर महीने में पे करना है। तो ये अमाउंट आ जाएगी, मेरा ख्याल है 65,000। ऐसे ही है ना, कॉपी करते जाएंगे। जिसके लिए वर्किंग नहीं होती उसको पहले कॉपी करते हैं, सीधी सीधी, चाहे एक लाइन में यहाँ लिखते जाएं। इसी तरह रिपेयर्स, मेरा ख्याल है रिपेयर्स कितनी थी? 1,20, तो 20 आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट वे में ये सोल्यूशन इसका बिल्ड करते हैं,
वो क्या करते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस को ना पहले प्लस कर लेते हैं, सारे एक्सपेंसेस को प्लस करके फिर उनको एक ही दफा डिवाइडेड बाय 6 करते हैं और लिख देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से पेमेंट, टाइम बचाते हैं। ठीक है, ये भी अक्लमंदाना अप्रोच है। अभी अभी नहीं, वो बस प्लस उधर ही लाइन में शो करके सारे और डिवाइडेड बाय 6। तो ये इससे क्या होता है, आपको ये बार बार इस तरह शो नहीं करने पड़ेंगे, टाइम बच जाएगा। अगर ये पेमेंट का पैटर्न सेम होगा तो ये सारे ऐड होने के काबिल थे ना, हो सकते थे। तो फिलहाल मैंने तो लिख दिए ऐसे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे जब खुद करते हैं घर में तो वो एक्सपेंसेस ऐड करके भी कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं। इंश्योरेंस कितनी आती है जी पर मंथ? 1000 डिवाइड करके जी, उसके बाद जी वो कितने आते हैं? 40,000। वैसे फिगर्स 1000 में राउंड भी की जा सकती थी और टाइम सेव हो जाता। तो ये टाइम सेविंग आपने नोट करनी है कि अगर फिगर्स को राउंड करके ले लें तो टाइम बचता है तो ले लें जी। आगे ड्यूटीज 60, तो मेरा ख्याल है 360 थी तो 60। अच्छा, लीगल चार्जेस जी ऐसे ही है। अब हम वर्किंग 1 करेंगे, सेल्स की कलेक्शन लिखे जी नीचे, वर्किंग 1 कलेक्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम डेटर्स या फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, ये जो कलेक्शन की वर्किंग है ना, ये किसी भी फॉर्मेट से की जा सकती है, इस पे कोई कैद नहीं है। फिलहाल मैं सबसे आसान जो मुझे लगता है फॉर्मेट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपने पहले नहीं लिखना, पहले देख लें, बिल्कुल नहीं लिखना। उसमें यह है कि मैं यहां पर मंथ लिखता हूं सबसे पहले और सेल की अमाउंट लिख लेता हूं रुपीस में। जरा मुझे बताएं, मंथ लिखवाइए। जनवरी उसकी सेल्स कितनी थी? 8 लाख। एक लाइन छोड़ के फरवरी कितनी है? 9,50,000। मार्च की 6 लाख। अप्रैल की 9 लाख। मई की 11 लाख। और आखिरी जून जी। ये हमने सेल लिख ली, मंथ भी लिख लिए। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां पे फिर दोबारा मैं हेडिंग में मंथ लिख दूंगा, कलेक्शन की हेडिंग देकर दोबारा मंथ के नेम लिखूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कॉलम वाइज मई और जून। अच्छा, ये आपको बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगे ये तो बहुत टाइम वेस्टिंग है। देखिए, अब आपने क्या करना है, सिर्फ जनवरी की सेल को पकड़े। उसने लिखा था 50% इन द मंथ ऑफ सेल, तो जनवरी की सेल का जनवरी में कितने पैसे कलेक्ट होने हैं? 50%। तो आप यहां पर ये नीचे जो एक लाइन छोड़ी थी उधर वर्किंग करेंगे, 8 लाख का 50% जनवरी में मिलेगा, 8 लाख का फॉलोइंग मंथ में क्या कहा था? 30% यहां मिलेगा और 8 लाख का 20% सेकेंड मंथ आफ्टर सेल मिलेगा। तो ये फिगर आ जाएगी, मेरा ख्याल है ये 8 लाख का जब आप वो करेंगे 50%, 4 लाख, ये आ जाएगी 2,40,000, ये आ जाएगी 1,60,000। इससे आगे नहीं जाएगी, डैश डाल देते हैं। ले जी, एक मंथ की कलेक्शन हो गई। अब आप इसको पकड़ेंगे, फरवरी की कलेक्शन मंथ ऑफ द सेल में
फरवरी की सेल का मंथ ऑफ सेल कौन सा है? तो वो जनवरी में नहीं आना कुछ भी। आपने फरवरी की सेल का 50% फरवरी में रिकॉर्ड करना है। जनवरी में क्यों नहीं लिखा? जनवरी की सेल का जनवरी में मिलेगा, फरवरी का पीछे थोड़ी जाना है। फरवरी की तो फरवरी से कलेक्शन शुरू होगी। फरवरी की सेल का 30% मार्च में। इससे ये होता है कि एक वक्त में आप एक फिगर को देख रहे हैं सिर्फ, और इसका 20% कब मिलेगा? अप्रैल में। जरा बताते हैं अमाउंट क्या आती है? 475,000 जी, 285,000 1 और आगे डैश जी। इसके बाद मार्च के लिए क्या करेंगे आप? करें, खुद करें। चलिए शाबाश, इसको मुकम्मल करें। इसी तरह परचेज की पेमेंट की भी वर्किंग खुद करनी है आपने, करो इसको मुकम्मल, शाबाश। कुछ और तरीके भी हैं, लेकिन फिलहाल ये सबसे आसान तरीका है कि एक सेल को पकड़े, उसकी सारी मंथ की कलेक्शन इंस्टॉलमेंट में लिख लें, फिर दूसरी पकड़े, फिर तीसरी, फिर आपने ये कॉलम वाइज टोटल करना होगा। मुझे आपने कॉलम वाइज टोटल बताना होगा। ये कॉलम वाइज कलेक्शन का टोटल आ जाएगा। यहां तो 4 लाख ही आना है। चलो अगले मंथ की कलेक्शन करो भाई, बैठना नहीं, शाबाश। ये आएगी 7,15,000 टोटल। हाँ जी, ये फिगर्स लिखवा दें जनाब, अगर कर लिए ये जरा कलेक्शन ऑफ उसमें जी, जरा फिगर्स लिखवा दें प्लीज। मार्च की कलेक्शन क्या आएगी जी? 3 लाख 180 120। अप्रैल की कलेक्शन अप्रैल से शुरू होगी, 450 270 180 और मई 550। आगे हम बना नहीं रहे, वैसे जुलाई में आ सकती है लेकिन फायदा कोई नहीं, टाइम जाया होगा, ना बनाए। और जून में 300। तो टोटल क्या आता है ये? 4,715 745 820 940 810। ठीक है, तो ये आपने ऊपर जाकर टेबल में प्लग इन कर देनी है जी। बताएं जरा, मुझे रिपीट कर दें। 4,715,000 745,000 820 940 810। अच्छा जी, उसके बाद ये जो कैश पेमेंट्स है, इसमें क्रेडिटर के लिए आपको पहले परचेज कॉस्ट की वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग 2 आपकी होगी परचेज कॉस्ट, पहले निकालिए, एंड इट्स पेमेंट। इसमें परचेज कॉस्ट पहले निकालनी पड़ेगी। वो कैसे आप निकालेंगे? सेल्स रेवेन्यू गिवन है, जीपी की परसेंटेज दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, जैसे जनवरी है तो सेल्स रेवेन्यू कितना गिवन है? 800,000, 100% है ये। जीपी कितने परसेंट है? तो कॉस्ट ऑफ सेल होगी 80%। तो आप इसको डायरेक्ट 20% 160 माइनस करें तो 640 आ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो यही परचेज कॉस्ट होगी जनवरी की 640। ऐसे ही फरवरी की कैलकुलेट कर लें, ऐसे ही मार्च की परचेज कॉस्ट, अप्रैल की, मई की और जून की। परचेज कॉस्ट आने के बाद बिल्कुल इसी तरह का टेबल ड्रॉ करेंगे पेमेंट के लिए भी। तो वो अब आप खुद इसको कंप्लीट करें, बस मुझे परचेज कॉस्ट बताएं कितनी है करके, ठहर कर ले, फिर हम इसको टैली करते हैं। सेल कितनी है फरवरी की? 950
जीपी माइनस करके 760। अगली क्या है? 6 लाख 480 है 480 नहीं, अच्छा जी 900 सेल है, 720 परचेज कॉस्ट, 1100 880। वो जीपी आप खुद निकाल लें या डायरेक्ट 80% कर लें, क्लोजिंग ओपनिंग नहीं है आखिरी जून में। ये परचेज कॉस्ट आ गई। अब इसकी पेमेंट का वो टेबल ड्रॉ कर ले इसी तरह कि मंथ लिखें, परचेज कॉस्ट लिखें और पेमेंट का टेबल बना ले, वही जनवरी मंथ का पेमेंट, फरवरी की पेमेंट, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, इसको जब आप टेबल में प्लग इन करेंगे तो मुझे आंसर बता दे, अगर किसी ने किया तो परचेज की पेमेंट्स बता दे बस। 256 560 624 632 36। ये वर्किंग करके आपने वहां से प्लग इन किया और इसको अब आप फिर प्लस माइनस करते जाएंगे। ओपनिंग प्लस रिसीव्स माइनस ये सारी पेमेंट्स, ये जो सारी है पेमेंट्स लेस करेंगे। 451 ये पेमेंट्स का टोटल है, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? कितना? नेगेटिव। चलो ये नेगेटिव बैलेंस अगले मंथ में नेगेटिव शिफ्ट होगा। ये अब आप इसका टोटल करेंगे 7 जी, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। तो ये अब आपने इसको कैश बजट को मुकम्मल कर लेना है। ये मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, जस्ट आपने डेटा क्या करना था, हाँ प्लग इन करना था। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर जो 3 है, नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये करना है। क्वेश्चन 3 किस अटेम्प्ट का है? पास्ट पेपर की किस अटेम्प्ट का है? स्प्रिंग 2012 क्वेश्चन नंबर 6 और ऑटम 2002। ये दोनों सिंपल क्वेश्चन है, इसमें करेक्शन है। इसमें वो करेक्शन क्या है? क्वेश्चन ओपन करिए जरा, वो फिर आप नहीं तो आंसर देखेंगे तो आंसर में कुछ और किया होगा, तो आप क्वेश्चन को ही करेक्ट कर ले। स्प्रिंग था 12, हाँ जी। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है या आंसर को डी करना आंसर कर ले, लेकिन मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप आंसर जी। ये पैराग्राफ जो है पैराग्राफ नंबर 4, उसमें ये जो लाइन है यहां पर ये 50 ऑफ परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस को काट के 50% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट लिखे। 50% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि जो सोल्यूशन आई कैप ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है वो वहां पर ये वर्डिंग होगी तो सोल्यूशन टैली करेगा आपका आई कैप से। नहीं तो अगर आप इस वर्डिंग से करना चाहते हैं फिर आई कैप का सोल्यूशन टैली ना करे। तो ये क्वेश्चन को ही मैं रेक्टिफाई करवा देता हूं कि इस फिक्रे से फिर आपको सोल्यूशन टैली कर जाएगा, फिर आपको मसला नहीं होगा। तो 50% ऑफ द
रिमेनिंग अमाउंट या 50% ऑफ द बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस। बाकी कोई मसला नहीं, बाकी ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैश बजट बनाना है ये। एक ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया मैंने, अटेम्प्ट चेक कर लूं क्योंकि वो नोट्स में गलत ना लिखा हो। ऑटम 2002, ऑटम 2002 क्वेश्चन नंबर 6। हाँ यही है। इसका पार्ट बी करना है, ये पार्ट तो थ्योरी है, तो पार्ट बी आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, कल इस पे बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।